गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम आपकी डाइट का फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी आपकी बुक्स हैं, जितने भी आपके पेपर के कोर्सेज हैं, वो सब कवर करेंगे। आप ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पेपर 3 की बुक। पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र, आईसीटी और क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च। आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं। अगर हम बुक को ओपन करें तो बुक को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाई देता है। ठीक है, विषय सूची है कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं इस बुक में पढ़ने हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षण और अधिनियम के ढांचा। तो हम इस पर चलते डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर हम विषय सूची को पलटेंगे तो आपका जो पहला आएगा टॉपिक वो आएगा, पहला जो चैप्टर है वो है आपका शिक्षण और अधिनियम के लिए ढांचा, फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो जो हम टीचिंग एंड लर्निंग के लिए पहले हम सारा प्रोसेस बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमें उसके बारे में जानना है। तो इसमें जो पहला सब पॉइंट है वो है विद्यालय संदर्भ में अधिगम वातावरण, लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, कि विद्यालय में किस तरह का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक है हमें ये देखना है कि किसी भी विद्यालय में कैसा एनवायरनमेंट हो लर्निंग के लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, स्कूल बिल्डिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो आपका स्कूल भवन है उसकी महत्वता क्या है, स्कूल में से कौन कौन चीजें होनी चाहिए जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिले। ठीक है, तो अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में जो स्कूल तो होते नहीं थे, उसके स्थान पर गुरुकुल हुआ करते थे या शिक्षा के आश्रम हुआ करते थे जहाँ पर बच्चे जाकर सीखते थे या पढ़ाई करते थे। लेकिन उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी, नंबर में क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ाई करते थे, तो जो स्टूडेंट्स थे वो भी कम हुआ करते थे। इसलिए अगर स्टूडेंट कम हैं तो रूम्स की जो अवेलेबिलिटी है, रूम की ज़रूरत कम होगी। ठीक है, ना ही उनको वहाँ पे फर्नीचर की ज़रूरत थी। पहले वो लोग ज़मीन पर बैठते थे कुछ बिछा करके, पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे स्कूल की इतनी नीड नहीं हुआ करती थी, या अगर हम कहें कि बहुत सारे कमरों की नीड नहीं थी, फर्नीचर की नीड नहीं पड़ा करती थी। लेकिन अगर आज के ज़माने की बात करें, आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, जो सिचुएशंस हैं वो बदल गई है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, जनसंख्या के साथ साथ बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है और शिक्षा का विस्तार हो गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम पहले से बड़ा हो गया है। अब विषयों के अनुसार ही अनुकूल ही जो स्कूल की बिल्डिंग है वो बननी चाहिए। ठीक है भाई, स्कूल का जो प्रांगण है, प्रांगण मतलब जिस भी स्थान पर, जितनी भी जगह पर स्कूल बना है उसको स्कूल प्रांगण कहते हैं। ठीक है, तो प्रांगण का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जितने भी उद्देश्य हैं जिनको हमें पूरा करना है, जितने भी हमारे एम हैं, उसके लिए जो स्कूल का प्रांगण है उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था उनकी अच्छी होनी चाहिए, सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल का जो प्रांगण है उसका वातावरण, एनवायरनमेंट शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, स्कूल प्रांगण का विद्यार्थी के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल को देखकर बच्चा अपनी सोच बनाता है, इसलिए स्कूल का प्रांगण सुंदर हो, साफ हो और आकर्षक हो, मतलब स्कूल को देखकर ही बच्चे का पढ़ने का मन करे। ठीक है भाई, अगर पर्याप्त स्कूल प्रांगण नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा मुख्य अध्यापक हो या सुयोग्य अध्यापक हो, वो भी अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर पाएगा। अगर स्कूल की बिल्डिंग सही नहीं है तो शिक्षा के लिए नहीं बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ही बात है। मतलब मान लो कि अगर एक स्कूल है, गंदा रहता है, गंदगी पड़ रहती है, बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या वो स्वस्थ रह पाएंगे? क्या उनकी हेल्थ ठीक रह पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब अगर स्कूल अच्छा है, स्टेटस अच्छा है, स्कूल की बिल्डिंग सुंदर बनी हुई है, बिल्डिंग पर अच्छे अच्छे चित्र बने हुए, डायग्राम्स बने हुए, तो उनको देखकर बच्चा आकर्षित होता है, बच्चे का मन लगता है पढ़ने में, और अगर मन लगेगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छे प्रांगण को कार्य अवधि में बच्चों के घर के समान समझनी चाहिए। मतलब इसे एक ऐसी प्रयोगशाला बनाई जानी चाहिए, समझना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक्टिविटी करके सीखें। अधिगम मतलब लर्निंग। ठीक है, इसे हम क्या समझें, युवा केंद्र जाना चाहिए,
समझा जाना चाहिए, जहाँ उनके विकास के लिए पुस्तकालय भी है, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। मतलब हर तरह की सुविधाएं जो हैं बच्चे को हमें देनी होंगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ऐसा बोलता है कि खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक शिक्षण के लिए पर्याप्त छायाधार स्थान की आवश्यकता भी होनी चाहिए। मतलब खुली हवा भी आए शिक्षा पद्धति के लिए बहुत ज़रूरी है। खुली हवा के लिए बच्चों के छोटे वर्ग बनाओ, ठीक है, छायाधार स्थान हो। कुछ सैद्धांतिक शिक्षण तो खुली हवा कक्षाओं में दिया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे भी शिक्षा हो सकती हैं जो आप खुले स्थान पर बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हों जिनके लिए उचित कमरे से कि आपके साइंस लैब होनी चाहिए, ठीक है, प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो, उनको अच्छे ढंग से मेंटेन करना चाहिए, बनाया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं आज के ज़माने की, वर्तमान स्थिति। जो हमारे स्कूल हैं क्या वो ऐसे ही हैं जैसे हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, जैसा हम पढ़ते हैं किताबों में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की स्थिति बहुत ख़राब है, बिल्कुल निराशाजनक है। और अगर हम बात करें गाँव की, तो गाँव की स्थिति और भी ज़्यादा बेकार है। ठीक है, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, बिल्कुल बेकार होता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जो इन्हें इतना फंड मिलता है, धन मिलता है, वो जाता कहाँ है? यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कि क्या हमें धन मिलने और तत्पश्चात आधुनिक तरह के भवनों के बनने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। तो करेंगे सही शिक्षा अच्छे भवनों पर निर्भर नहीं करती। अच्छी शिक्षा प्रत्येक प्रकार की स्थिति में, चाहे स्थिति कैसी भी हो, शिक्षा अच्छी हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे अध्यापक अच्छे हैं, मुख्य अध्यापक अच्छे हैं, तो किसी भी हालात में शिक्षा हम दे सकते हैं। ज़रूर नहीं कि हमारे पैसे हैं तो तभी हम बिल्डिंग बनेगी, पैसे होंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, तब जाकर हमें शिक्षा मिले, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद, मौलाना आज़ाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब ने खुली हवा में शिक्षा पद्धति का समर्थन किया था। भारत सरकार के सलाहकार, शिक्षा सलाहकार के.जी. सैयदेन, उनके अनुसार हमारी वर्तमान परिस्थितियों में ये अति आवश्यक है, न केवल द्वितीय कारणों से बल्कि शिक्षा संबंधी कारणों से भी शिक्षा को प्रकृति के निकट लाया जाए। कि मतलब सेकेंडरी रीजन ना हो, शिक्षा सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जो शिक्षा है उसको प्रकृति के पास लाओ, मतलब प्रकृति से जोड़ो बच्चों को। ठीक है, ताकि बच्चों की शिक्षा को छोटे तंग स्कूलों तक, उनके तंग कक्षों तक सीमित न रखकर खुली हवा में हमें पढ़ाया जाए, जिससे पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, फूल, पशु और पक्षी उनके शिक्षण वातावरण का भाग बन जाए। मतलब बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ना है, बच्चों को वातावरण से जोड़ना है कि बच्चे जो हैं लिंक कर पाएँ अपने आप को और वातावरण को, अपने आप को भी एक अभिन्न हिस्सा समझें वातावरण का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल प्रांगण के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला जो तत्व है वो है औचित्य, कि स्कूल जो है औचित्य के सिद्धांत, मतलब स्थान, पास पड़ोस, नक्शा और निर्माण के सिद्धांत पर आधारित हो। कि मतलब जो नक्शा बनाया गया है वैसे ही स्कूल बनना चाहिए। उसके बाद सुरक्षा, स्कूल का निर्माण स्टाफ, विद्यार्थियों के सामान्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मतलब स्कूल ऐसा बनाओ कि वहाँ पे सब सुरक्षित रह सकें, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो विद्यार्थी हो। ठीक है, तो कोई भी स्कूल किसी बड़े नाले, नहर या किसी सड़क के पास नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके बाद समन्वय, मतलब संस्था में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, क्रियाओं में सही तालमेल भी होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल के विभिन्न भाग, तो यहाँ पे जो है कि संस्था में होने वाली क्रियाओं में तालमेल होना भी ज़रूरी है। उसके लिए स्कूल के विभिन्न भाग जैसे कार्यालय, स्टाफ कक्ष, शिक्षा कक्ष और प्रयोगशाला इत्यादि सभी भली प्रकार से आपस में शामिल होने चाहिए। कार्यशाला, रासायनिक विज्ञान की प्रयोगशाला ऐसे स्थान पर जिससे कि कक्षाओं में का ध्यान भंग ना हो। मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी क्लास का किसी अन्य क्लास में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ठीक है, किसी भी काम में बाधा ना बन पाए। उसके बाद निपुणता, जितना भी स्कूल का प्लांट है वो इस प्रकार से होना चाहिए, कम से कम लागत पर सब विद्यार्थियों के कार्यों में निपुणता और एकता देखने को मिले। मतलब लागत भी कम लगे और बच्चे जो है वो निपुण भी हो जाएं। फिर से सुंदरता, कि स्कूल प्रांगण की अपनी ही सुंदरता होनी चाहिए। साफ सुथरे वातावरण का एक अलग ही आनंद होता है। मतलब स्कूल का जो वातावरण है वो साफ हो, स्कूल साफ रहे। ठीक है,
उसके बाद क्या, लचीलापन, कि स्कूल संस्था में जितना भी स्टाफ है बच्चों को परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। मतलब जब जब लगे कि हाँ भाई अब परिवर्तन की आवश्यकता है, इस चीज़ को हमें बदलना चाहिए, तो वहाँ पर वो चीज़ बदली जा सके। एग्जाम्पल देते हैं कि यदि स्कूल में एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है तो बीतते समय के साथ आवश्यकताओं का उनसे बढ़ाने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। मतलब इतना स्पेस रखो कि कल को अगर नीड लगे कि हाँ भाई ये जगह में बढ़ानी है तो वो हो सके। उसके बाद क्या है, मित व्याप्ता, कि मतलब स्कूल के यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल में प्राय हर समय कुछ न कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण हर समय वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जो स्कूल आरंभ में अंत तक बचत के सिद्धांत के ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वह एक उत्तम स्कूल प्लांट कहलाता है। मतलब खर्चे करो कोई बुराई नहीं, लेकिन खर्चे जो हैं बच्चों की आवश्यकता को पूरा करें। दूसरा कि इस बात का ध्यान रखें कि बचत भी करें, और उस बचत का इस्तेमाल हम जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, तो उसको हम उत्तम स्कूल प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है स्कूल के लिए स्थान चुनाव, कि हम किन बातों का ध्यान रखें स्थान को चुनते हुए कि किस स्थान पर स्कूल बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्कूल का प्रत्येक स्थान उपयोगी नहीं होता, इसका प्रभाव विद्यार्थियों के शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। मतलब स्कूल का स्थान ऐसा हो कि बच्चे का मन खुश रह सके। ठीक है, स्कूल के स्थल और स्थिति पर ही अच्छा शिक्षण निर्भर करता है, अतः स्थल का चुनाव बहुत जरूरी है। W.H. रायबर्न के अनुसार स्कूल का स्थल एक सड़क के पास होना चाहिए, किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सड़क पर हो, सड़क के पास हो लेकिन थोड़ा सा दूर भी हो। ठीक है, स्कूल स्थल का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें जरा देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखते हैं ये, कि स्थिति के चयन में विद्यालय के प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक, शहरी या ग्रामीण बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहले हम ये देखेंगे प्रकार कौन सा है, विद्यालय कैसा बनना है। प्राथमिक बनना है मतलब 5वीं तक का, माध्यमिक मतलब 8वीं तक का, शहरी है मतलब शहर में बनना है या गांव में बनना है। यदि प्राथमिक स्कूल बनना है तो उसके लिए माध्यमिक स्कूल की अपेक्षा कम भूमि चाहिए, कक्षा भी कम होंगे, छोटे आकार के हो सकते हैं, खेल के मैदान भी छोटे होंगे। एक प्राथमिक स्कूल की जो डेकोरेशन है माध्यमिक स्कूल से अलग होती है। इसी प्रकार यदि स्कूल का निर्माण किसी शहरी क्षेत्र में करना है तो स्थिति के चयन में बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शहर का वातावरण शोर और सड़कों की निकटता आदि की ओर, मतलब शहर में शोर ज्यादा है, गांव में कम है, तो शहर में स्कूल बनाना एक बड़ा काम है, जबकि गांव से। उसके बाद क्या है, स्कूल सुंदर वातावरण में स्थित होना चाहिए, मतलब स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो सुंदर हो। तीसरा, स्कूल ढलान पर नहीं हो, नहीं तो बरसात का पानी स्कूल में भर सकता है। उसके बाद है स्कूल चाहे गांव में हो या शहर में, उसकी स्थिति में के चयन में जलवायु और भूमि ना तो अधिक शुष्क हो और ना ही अधिक गर्म। मतलब जलवायु ऐसी हो कि नॉर्मल रहे, बच्चों को बहुत ठंड ना लगे और बहुत गर्मी भी ना लगे। वातावरण सिर्फ सुंदर ना हो लेकिन उसमें अनैतिक और अस्वच्छ दशाओं से मुक्त हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वातावरण ना तो बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो। ठीक है, स्कूल ऐसी जगह बने जहां पर सुंदरता तो है ही लेकिन साथ में वो स्वच्छ भी हो, ज्यादा शोर से दूर हो, दूषित प्रभाव से दूर होना चाहिए। स्कूल का स्थान ऐसा हमें चुनाव करना है जहाँ समीप में रेलवे स्टेशन, बस फैक्ट्री, सिनेमाघर, तालाब या फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहिए जहां बच्चे सुगमता से पहुंच ना सकें, मतलब बच्चों को आसानी हो स्कूल तक पहुंचने में, ऐसा स्थान हम चुनेंगे। उसमें भावी विस्तार की गुंजाइश होनी चाहिए, मतलब अगर हमें कल को स्कूल को एक्सपेंड करना पड़ गया तो हमें एक्सपेंड करने में दिक्कत ना है, हमें ऐसे गुंजाइश छोड़नी चाहिए। स्कूल के लिए ऐसे स्थान पर भूमि का चयन करें जहाँ की धरती पानी को शीघ्र सोखने वाली हो, मतलब अगर बारिश आ जाए तो पानी जल्दी से सूख जाए, वहां पे रुके नहीं, तालाब न बन जाए पानी का, ताकि बच्चों को तैरके आना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह मुख्य सड़क पर स्थित हो, मतलब जो मेन रोड पर स्कूल होना चाहिए। ठीक है, ताकि संपर्क में ज्यादा सड़कें आए। नेक्स्ट है कि स्कूल की भूमि का चयन करते समय इसकी कीमत पर भी विचार कर लें कि बहुत महंगी कीमत ना लें। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि हम खरीद तो सही ले उसको लेकिन उस पर बाद में भी खर्चा हो उसको ठीक कराने का। नेक्स्ट, जहाँ स्कूल स्थित हो वहाँ क्षेत्र भी अच्छे प्रकार से विकसित होना चाहिए, मतलब जहाँ आप स्कूल बना रहे हो वो एरिया डेवलप होना चाहिए, जहाँ बिजली, पानी, डाक खाना, बैंक, अस्पताल की सुविधाएं हों।
स्कूल का निर्माण ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो, पीने का पानी भी आसानी से मिल जाए। ठीक है। फिर है स्कूल का निर्माण ऐसे स्थान पर हो जहाँ पास में गंदी नालियाँ या गंदगी के ढेर ना हो। ऐसा ना हो कि साइड में कूड़े के ढेर लग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है स्कूल की भूमि इतनी होनी चाहिए कि उसमें खेल का मैदान, हॉस्टल भी हम बना सकें। ठीक है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनाव करते समय क्षेत्र का ध्यान रखें। स्कूल के लिए स्थान का चुनाव करते समय क्षेत्र संबंधी बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी क्षेत्र संबंधी बातें हैं हमें वो भी देखना पड़ेगा। भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कोर्स है, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, भाषा अलग अलग बोली जाती है, तो हमें क्षेत्र का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई हम पढ़ा गुजरात में रहे हैं लेकिन हम पढ़ा हिंदी रहे हैं, गुजरात की भाषा में पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो हमें क्षेत्र की चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो क्या क्या है देखें ज़रा। पहला है स्कूल का प्रकार, किस तरह के स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए, उसी के आधार पर क्षेत्र का भी चुनाव करना है। मतलब कि यदि स्कूल प्राइमरी लेवल तक का है तो ज़मीन का क्षेत्र सीमित होने पर काम चल जाएगा, लेकिन अगर हाई स्कूल है या पब्लिक स्कूल है तो क्षेत्र हमें अधिक चाहिए। यदि स्कूल आवासीय है तो स्कूल बनाने के लिए अधिक स्थान चाहिए, मतलब हॉस्टल की सुविधा भी होनी चाहिए वहाँ पे। फिर स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं तो नगरीय बनाना है, या फिर नगरीय बनाना है तो वहाँ स्थान कम मिलने के कारण 2 मंजिला स्कूल बन सकता है। लेकिन गांव में स्कूल बनाते समय 2 मंजिला स्कूल की आवश्यकता नहीं होती। गांव में जगह बहुत होती है, गांव में लोग कम रहते हैं तो गांव में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। तो शहर में है तो 2 मंजिला या 3 मंजिला, लेकिन गांव में है तो ज़रूरत नहीं है 2 मंजिला या 3 मंजिले की। नेक्स्ट अगर देखें तो स्कूल विद्यार्थियों की संख्या भी प्रभावित करती है। किस प्रकार से देखें ज़रा। स्कूल स्थल के क्षेत्र का चुनाव करते समय स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का ध्यान बहुत जरूरी रखना। भाई स्कूल में बच्चे हैं 1000 कमरे बनवा रहे हो और 5, तो 5 कमरों में 1000 बच्चे कैसे आ जाएंगे। फिर अध्ययन कोर्स कि स्कूल में हमें पढ़ाना क्या क्या है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। स्कूल में विज्ञान संस्था में गृह विज्ञान, सिलाई कटाई बुनाई भी हमें पढ़ानी चाहिए क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद है वायु संचरण और आर्द्रता कि स्कूल भवन के लिए हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ वायु का उचित प्रवेश हो, वायु पूरी तरह से आ सके। रोशनदान भी, मतलब उसमें वेंटिलेशन भी हमें कराना पड़ेगा। ऐसा वेंटिलेशन की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते रहे और ऑक्सीजन आप बच्चे को मिलती रहे। प्रयोगशाला या पुस्तकालय में पंखे हमें ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद है प्रदूषण रहित। भाई पॉल्यूशन भी नहीं चाहिए हमको, कि जहाँ स्कूल बनाने के लिए जगह का चुनाव हम कर रहे हैं वहाँ स्थान पॉल्यूशन से फ्री हो। ठीक है। वाहन हम बहुत चला रहे हैं ना आजकल, औद्योगिक प्रगति हो रही है, तो हमें ऐसा जगह चुननी है जहाँ पर प्रदूषण का प्रभाव बच्चों पर ना पड़े। उसके बाद खेल मैदान कि भवन के लिए इतनी जगह आवश्यक होनी चाहिए कि छात्रों को खेलने के लिए मैदान भी मिले, एक बड़ा ग्राउंड भी हो, प्ले ग्राउंड। ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल के भवन या इमारत का निर्माण के। प्राइमरी स्कूल के भवन कैसे हों, इमारत कैसी बने। ठीक है। तो कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल की इमारत हर सुविधा से परिपूर्ण होनी चाहिए, उसमें हर सुविधाओं, हर फैसिलिटी हो। स्कूल भवन का निर्माण सोच समझ कर किया जाना चाहिए। स्कूल भवन का निर्माण कराएंगे तो दिमाग में बहुत सारी बातें होनी चाहिए। नक्शा किसी इंजीनियर से बनाएं या नक्शावीज से बनवाएं। ठीक है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। पहला है भीतर प्रांगण वाला भवन, की मतलब चारों तरफ कमरे हैं और बीच में क्या है, प्रांगण है। मतलब प्रांगण मतलब ग्राउंड है। तो उसमें आपको एक नक्शा दिख रहा है, नीचे मार्किंग दिखाई दे रही होगी। तो जो 1 नंबर वाला है वो आपका प्रिंसिपल ऑफिस है। दूसरा वाला नॉर्मल जो ऑफिस होते हैं, कार्यालय वाला। तीसरा वाला स्टाफ रूम है। जहाँ नंबर 4 लिखे हैं वो बच्चों के बैठने के कमरे हैं। नंबर 5 पुस्तकालय है। नंबर 6 हॉल है। 7 आपका बरामदा है। 8 आपका प्रांगण है और 9 आपका प्रवेश द्वार है। तो इस तरह के, और मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं भीतर प्रांगण वाला भवन। अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका एल आकार का भवन। तो एल आकार के भवन में क्या होता है, सीधी लाइन सारे कमरे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका ई आकार का भवन, दिख रहा होगा डायग्राम नीचे। तो इसमें क्या है, जो 1 नंबर है वो आपका अध्यापक कक्ष, 7 में आपका कार्यालय हो गया। ठीक है। 9 नंबर आपका प्रवेश द्वार है कि भाई यहाँ से बच्चे एंट्री करेंगे स्कूल के अंदर। 3 स्टाफ रूम, जहाँ 4 लिखा है वो आपके बच्चों के बैठने का रूम हो गया। 6 आपका बरामदा है। 5 आपका हॉल है। 7 पुस्तकालय और 8 आपका प्रांगण। ठीक है भाई। तो इस तरह के
आकार वाले भवन को हम अच्छा मानते हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पे वायु जो है वो अच्छे तरीके से आ जाती है। उसके बाद है आपका एच आकार का भवन। दिख रहा है डायग्राम नीचे। एच आकार में दोनों तरफ आपका प्रांगण होता है। एक आपका प्रधानाचार्य वही सेम, 2 आपका कार्यालय, 3 आपका स्टाफ रूम, इसमें लाइन से तीनों हैं। अब जो 5 है वो कक्षाओं के कमरे हैं जहाँ बच्चे पढ़ेंगे। 4 आपका हॉल है, 6 बरामदा हो गया आपका, 7 पुस्तकालय और 8वां आपका प्रांगण। अब इसमें इन्होंने वो तो दिखाया नहीं, नंबर 9 कहाँ है जहाँ से बच्चे प्रवेश करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है यू आकार का भवन। दिख रहा होगा यू के आकार का है, वही सेम चीजें आएंगी। प्रधानाचार्य का ऑफिस कहाँ है, अध्यापक कक्ष, ये आप जान सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है। ये भी स्कूल के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद है टी आकार का भवन। तो टी आकार में क्या होता है कि इसके नाम से अगर हम देखें तो इसमें स्कूल भवन के अंदर एक सीधी रेखा के रूप में कमरों का निर्माण होता है और लास्ट में आपका प्रिंसिपल ऑफिस दिखाई देता है। प्रिंसिपल ऑफिस है, ऊपर कार्यालय, फिर कक्षा गए, हॉल और ये बरामदा। नेक्स्ट है आपका वी आकार का भवन। इस प्रकार के भवन में के अंतर्गत प्रचार्य कक्ष बीच में स्थित है। दिख रहा है ना, नंबर 1 ये आपका प्रिंसिपल ऑफिस है। ठीक है। जो नंबर 5 है कक्षाएं हैं। ठीक है भाई। सबसे अच्छा है जितने भी हमने पढ़े इसमें आपका ई प्रकार का होता है। ई प्रकार का भवन सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो बीच में होता है और बीच में से वो सब पर नजर रख लेता है। ठीक है। अब जहाँ पे कह रहे हैं विद्यालय भवन के संबंध में शिक्षा आयोग के सुझाव क्या, मतलब शिक्षा आयोग क्या कहता है। अब शिक्षा आयोग ने क्या क्या बातें कही हैं देखें जरा। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि केंद्रीय व राज्यों के बजटों में विद्यालय की इमारतों का निर्माण के लिए नियत की जाने वाली धनराशि में वृद्धि की जाए। मतलब जितना आप धनराशि दे रहे हो हमें उसमें काम चल रहा है, बढ़ाओ हमारी धनराशि। ठीक है। समुदाय के साधनों को बराबरी के आधार पर प्राप्त किया जाए उस धन से, इनका ऐसा मानना है। नंबर 2 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवन के निर्माण के लिए स्थानीय पहल और योगदान को प्रोत्साहित करो। नंबर 3 है विद्यालय भवनों के शीघ्र निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य स्थानीय समुदाय या ग्राम पंचायत को या फिर शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर निगमों को सौंप देना चाहिए। कि भाई ऑब्वियस बात, जहाँ के लोग, जहाँ हम बना रहे हैं तो वहां के लोग बेहतर समझ पाएंगे वहां के स्थान को। तो ये कहा अगर आप गांव में बना रहे हो तो समुदाय या फिर ग्राम पंचायत को काम दे दो, नगर में है तो नगर पालिका को दे दो। सही बात है बिल्कुल। उसके बाद विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की देखभाल और मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक भवन विकास मार्ग की स्थापना की जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर हम विद्यालय भवनों का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी देखभाल के लिए भी कोई होना चाहिए। हर एक राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत शैक्षिक भवन विकास वर्ग भी, मतलब ऐसा वर्ग जो देखभाल कर सके, मार्गदर्शन कर सके किसका, विद्यालय भवनों के निर्माण का। ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है वो है भवन का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। कि किसी भी बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है वो किस प्रकार से, किसी भी बिल्डिंग की मेंटेनेंस किस प्रकार से की जाए। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं कि स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग के का स्थान हम कैसे चुने, ठीक है, किस प्रकार की बिल्डिंग हो सकती है, कौन कौन से प्रकार हैं उसके और कौन से सर्वोत्तम है, और शिक्षा विभाग विद्यालय भवन के लिए क्या सुझाव देता है, इसको आप पढ़ेंगे। जो भी डाउट आपके होते हैं वो मुझसे पूछ लेंगे। आज से हमने पढ़ाई शुरू करी। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। आपका फर्स्ट ईयर, पूरे फर्स्ट ईयर में साथ हमारा रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। परेशान वाली कोई बात नहीं है। कोई भी डाउट है, परेशानी हो, दिक्कत हो, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।